यो ही पकड़ा था मैंने। ओके। नमस्कार बच्चों, देखिए आज अक्षय क्षेत्रफल के कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 24 मीटर है। इसके चारों ओर बाहर की तरफ एक रास्ता बना है जो 3 मीटर चौड़ा है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 24 मीटर और रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर है। आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर, आयताकार पार्क की चौड़ाई 24 मीटर। पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 50 गुणा 24 बराबर है 1200 वर्ग मीटर। अब रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर। तो रास्ते समेत पार्क की लंबाई 50 जमा 3, क्योंकि रास्ता पार्क की चारों ओर बना है तो ये लंबाई 2 बार लंबाई में जुड़ेगा और 2 बार चौड़ाई में जुड़ेगी रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ते समेत पार्क की लंबाई होगी 56 मीटर। रास्ते समेत पार्क की चौड़ाई 24 जमा 3 बराबर 30 मीटर। इस प्रकार रास्ते समेत पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है 56 गुणा 30 बराबर है 1680 वर्ग मीटर। अब रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते समेत पार्क का क्षेत्रफल घटा में पार्क का क्षेत्रफल। रास्ते समेत पार्क का क्षेत्रफल है 1680 वर्ग मीटर घटा में पार्क का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर बराबर है 480 वर्ग मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर है 480 वर्ग मीटर। इस तरह चाहे कोई आयताकार पार्क हो चाहे वर्गाकार पार्क हो, एक बार पार्क या मैदान या कोई भी आकृति हो उसका क्षेत्रफल निकालें। फिर उसके अगर चारों ओर जो रास्ता बना है रास्ते समेत लंबाई चौड़ाई या भुजा ज्ञात करें और उसके बाद रास्ते समेत क्षेत्रफल निकालें। रास्ते समेत कुल क्षेत्रफल में से अंदर का यानी उस आकृति का क्षेत्रफल घटाने से हमें रास्ते का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। आगे दी गई आकृति एक वर्गाकार आकृति है और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है। कितनी है? 7 मीटर। इसका केंद्र O है और OA 7 मीटर है। दी गई आकृति में बना हुआ वृत्त वर्ग की भुजाओं तक बना हुआ है। ये चारों भुजाओं को टच कर रहा है, इसलिए वृत्त का व्यास डायामीटर किसके बराबर है? वर्ग की भुजा के बराबर। तो वृत्त का व्यास कितना हो गया? 2 गुणा त्रिज्या 7 और 2 की गुणा करने से हम 14 मीटर प्राप्त करते हैं। अतः वर्गाकार आकृति की भुजा कितनी होगी? 14 मीटर। और उसका क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा 14 गुणा 14 यानी 14 का स्क्वायर 196 वर्ग मीटर। दिए गए वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 मीटर। 7 मीटर तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान यहाँ हम 22/7 लेते हैं। आर स्क्वायर 7 गुणा 7, यहाँ 7 से 7 को काट देते हैं और हमारे पास 22 गुणा 7 यानी 154 वर्ग मीटर। ये वृत्त का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरी आकृति का क्षेत्रफल घटा वृत्त का क्षेत्रफल। पूरी आकृति का क्षेत्रफल हमारा है 196 वर्ग मीटर। उसमें से हम वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर घटाते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 वर्ग मीटर प्राप्त होता है। इसी तरह ही एक हॉल कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से का मतलब लगातार, जैसे लंबाई पहले लंबाई फिर चौड़ाई फिर ऊंचाई। लंबाई कितनी? 30 फीट, चौड़ाई 25 फीट और ऊंचाई 15 फीट है। इसके आधार पर हमें 2 प्रश्न हल करने हैं, क और ख। क में इसके फर्श पर लगने वाली टाइलों की संख्या ज्ञात करो जब टाइल का आकार 3 फीट गुणा 2.5 फीट हो। यहाँ देखिए, जब हमें फर्श पर कोई काम करना है तो ऊंचाई की कोई ज़रूरत नहीं। इस प्रकार हम सबसे पहले हॉल की लंबाई, हॉल की चौड़ाई, लंबाई 30 फीट, चौड़ाई 15 फीट और इस आधार पर
इसका हॉल के फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई 30 गुणा 25 बराबर 750 वर्ग फीट। और एक टाइल का आकार क्या है? 3 फीट गुणा 2.5 फीट, यानी इसकी लंबाई टाइल की 3 फीट है, चौड़ाई 2.5 फीट है। इस प्रकार एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया 3 गुणा 2.5 लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है 7.5 वर्ग फीट। फर्श पर लगने वाली टाइलों की संख्या कैसे होगी? फर्श का क्षेत्रफल भाग में टाइल का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल है हमारा 750 वर्ग मीटर, टाइल का क्षेत्रफल है 7.5 वर्ग मीटर, इसलिए 750 बटे 75 गुणा 10, क्योंकि दशमलव एक अंक के आगे दशमलव है तो हम इसके अपोजिट 10 से गुणा करते हैं। यहाँ काटने पर 75 एकम 75, 75 एकम 75 और 0 10 गुणा 10 यानी 100 टाइलें। यहाँ हमें हॉल के फर्श पर लगने वाली टाइलों की संख्या का पता चल गया। इस पर 100 टाइलें लगेंगी। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा पार्ट था। इसकी दीवारों पर 2 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से पेंट का खर्च ज्ञात कीजिए। दीवारों पर, यानी दीवारों पर हमें काम करना है तो दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हाल की लंबाई 30 फीट, हाल की चौड़ाई 25 फीट, हाल की ऊंचाई 15 फीट। दीवारों का क्षेत्रफल के लिए हमें ऊंचाई की भी आवश्यकता होगी। हाल की दीवारों का क्षेत्रफल हाल के परिमाप और ऊंचाई का गुणनफल होता है। हाल की दीवारों का क्षेत्रफल हाल के परिमाप और ऊंचाई का गुणनफल होता है, यानी हमें परिमाप के सूत्र को ऊंचाई से गुणा करना है। हाल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल परिमाप गुणा ऊंचाई। परिमाप का फार्मूला है 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। यहाँ हम मान रखने पर 2 गुणा में 30 लंबाई 25 चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणा में ऊंचाई। पहले ब्रैकेट कोष्ठक को हल करते हैं। 30 और 25 का जोड़ 55, 2 गुणा में 55 गुणा 15 बराबर है 1650 वर्ग फीट। ये हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। अब इसका खर्च ज्ञात करते हैं। 1 वर्ग फीट पर खर्च कितना था? 2 रुपये। तो 1650 वर्ग फीट पर खर्च होगा 2 गुणा 1650 बराबर है 3300 रुपये, यानी 3300 रुपये। ठीक है, अब आगे देखिए स्क्वायर जो हमें याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। यहाँ हम देखते हैं सभी 1 से 20 तक की संख्याएं देखी हमने। इनका एकांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। और इनके स्क्वायर में देखते हैं 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में 2, 3 व 8, 7, 8, 2, 3, 7 व 8 इकाई का अंक नहीं होता। पूर्ण वर्ग संख्या में 0 भी अकेला नहीं आता। यहाँ जो भी आता है डबल यानी जोड़े में आता है, 0 भी जोड़े में आता है। इसलिए अगर हमें किसी पूर्ण वर्ग संख्या को इकाई के अंक से पहचानना हो तो जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 होगा वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9 व 15 से विभाजित हो जाए। हल, सबसे पहले हम 6, 9, 15 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करते हैं तो 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 90, यानी इनका लघुत्तम आ जाता है 90। इसलिए 90 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। हम देखते हैं कि 90 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंडों में 2 व 5 का कोई युग्म या जोड़ा नहीं है। 3 का तो जोड़ा है 2 का, और दूसरा 2 नहीं है,
दूसरा 5 भी नहीं है। अतः हमें यहाँ 2 और 5 का जोड़ा बनाने की आवश्यकता होगी, इसलिए 90 को 2 और 5 से गुणा करेंगे। 90 गुणा 2 गुणा 5 बराबर है 90 गुणा 10 बराबर 900। अतः सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 6, 9, 15 से भाग होगी वह संख्या 900 है। अब देखिए, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और पंक्ति में लगने वाले पौधों की संख्या समान रहे, यानी वो स्क्वायर बनाना चाहता है। उसके पास कम से कम कितने पौधे बच जाएंगे? दूसरी कंडीशन, उसे यह व्यवस्था बनाने के लिए कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता होगी। एक बार तो वो बनाएगा तो देखेंगे उसके पास कितने बचेंगे, और उससे आगे अगर वो कोई पौधा बचाना नहीं चाहता तो उसे कितने पौधों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम 1000 का वर्गमूल निकालते हैं। माली के पास पौधों की संख्या 1000 है, तो 1000 का वर्गमूल निकालने के लिए 1000 लिखते हैं और वर्गमूल का चिन्ह बनाते हैं। और जैसे हम साधारण भाग देते हैं वैसे एक संख्या को देते हैं, लेकिन वर्गमूल में हम इकाई की तरफ से 2 के जोड़े बनाते हैं। पहला जोड़ा यहाँ 10 होता है, और 10 को किसी इसी संख्या से भाग करना, जैसे 3 गुणा 3 9। अगर हम यहाँ 2 से करेंगे तो 2 गुणा 2 4 होगा, जो सही नहीं होगा। 3 गुणा 3 9 करने से बचता है 1, और अब 2 0 नीचे, यानी इसमें उतारते भी जोड़े से हैं। और यहाँ जो 3 था उसका 2 गुणा 6, और अब आगे देखेंगे कितना 1, क्योंकि 2 से 124 हो जाएगा, जो 100 से ज़्यादा चला जाएगा। 1 गुणा 1 1 एकम 1 1 सिक्का 6 और 1 ऊपर, ठीक है 61। यहाँ बचता है हमारा 39। अब पूर्ण वर्ग संख्या 31 गुणा 31 961 है। शेष बचे पौधे 39। पहली कंडीशन में शेष बचे पौधे कितने हैं? 39। और दूसरी कंडीशन कि उसे कितने और पौधों की आवश्यकता हो कि समान पंक्ति और समान पौधों की संख्या हो जाए। यहाँ हम लिखते हैं 31 का स्क्वायर से बड़ा है 1000 और 1000 से बड़ा है 32 का स्क्वायर। 31 का वर्ग स्क्वायर यानी 961 बड़ा है इससे 1000 और 1000 से बड़ा है 1024। अतः हमें कितने, माली के पास पौधों की संख्या 1000 और 1000 के बाद आने वाली पूर्ण वर्ग संख्या है 1024। अतः व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक पौधों की संख्या होगी 1024 घटा 1000 बराबर है 24 पौधे। गुणनखंडन, सर्वसमीका द्वारा गुणनखंडन। 25m² जमा 30m जमा 9। यहाँ हम देखते हैं कि 25m² 5m का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, और 30 2 गुणा 5 यानी a गुणा b। सर्वसमीका a² प्लस 2ab जमा b² किसका होता है? a प्लस b का स्क्वायर। तो हम यहाँ निकाल देते हैं, a यहाँ 5m और b यहाँ 3 है, तो इसका गुणनखंड है 5m जमा 3 का स्क्वायर। दूसरा p² माइनस 10p यानी 10p जमा 25। यहाँ p² p का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, माइनस घटा 2 गुणा p गुणा 25 5 का स्क्वायर 5। ये सर्वसमीका a² माइनस 2ab जमा b² किसका होता है? a माइनस b का स्क्वायर। इसलिए यहाँ गुणनखंड बनता है p माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए 2n² माइनस 8n माइनस 24 गुणनखंड करने हैं। यहाँ हम सर्वसमीका नहीं लगाते। इसमें से सबसे पहले देखिए 2 और ये 2 की भाज्य संख्या है, तो 2 को यहाँ हम कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकालने से बचता है n² माइनस 2 निकालने से 4n और माइनस 12 2n। अब हम बीच वाले पद को इस तरह तोड़ते हैं कि उनका जोड़ तो माइनस 4n आए और उनकी गुणा
12 माइनस का 12 आए। n स्क्वायर माइनस 6n जमा 2n माइनस 12, यानी माइनस 6n और 2n का जोड़ माइनस 4n और 2 और 6 की गुणा माइनस 12। 2 कॉमन है, बड़ी ब्रैकेट शुरू करते हैं और अंदर से n स्क्वायर माइनस 6n से हम n कॉमन निकाल लेते हैं, n माइनस 6 बच जाता है। जमा का निशान, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, n माइनस 6 बच जाता है। अब 2 सारे का कॉमन, बड़ी ब्रैकेट n प्लस 2 2 और दूसरा हो गया n माइनस 6। इस प्रकार हमारा गुणनखंड होगा 2 बड़ी ब्रैकेट उसके अंदर छोटी कोष्टक ब्रैकेट n प्लस 2 n माइनस 6। अब एक कक्षा में बच्चों में से 18 बच्चों को नीला रंग, 12 बच्चों को लाल रंग, 15 बच्चों को हरा रंग और 10 बच्चों को पीला रंग, तब 5 बच्चे काला रंग पसंद करते हैं। उपरोक्त के लिए एक पाई चार्ट बनाइए। यहाँ हम एक टेबल बनाते हैं, रंग लाल, नीला, हरा, पीला और काला। उसके अनुसार छात्रों की संख्या क्या है हमारी? 18 बच्चे नीला, नीले के आगे 18, लाल 12, हरे 15, पीला 10, काला 5, यानी कुल योग हो गया 60 बच्चे। और यदि हम 60 बच्चों में से लाल, नीले, हरे, पीले का हिस्सा निकालें, भाग निकालें, तो लाल 12/60, नीला 18/60, हरा 15/60, पीला 10/60 और काला 5/60। और यदि हम केंद्रीय कोण का माप ज्ञात करें तो 12/60 गुणा 360, 60 से काटेंगे 6, 12 6 72। और नीले का 18/60 गुणा 360, 108 डिग्री। हरे का 15/60 गुणा 360, 90 डिग्री। 10/60 गुणा 360, 60 डिग्री। 5/60 गुणा 360, 30 डिग्री। अब हम अपनी सुविधा के अनुसार एक OA त्रिज्या लेकर और एक वृत्त बनाते हैं। और इसके ऊपर सबसे पहले लाल रंग का हमारा कितने का माप था? 72 डिग्री। तो यहाँ से हम 72 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये हमारा लाल रंग का हिस्सा है। दूसरा O, और यहाँ पर बेस मानकर, आधार मानकर 108 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये नीला हिस्सा। फिर ये बेस मानकर हम हरे का कोण बनाते हैं 90 डिग्री का, क्योंकि हमारा मान 90 डिग्री है। फिर पीला 60 डिग्री का कोण बनाते हैं और इस प्रकार 30 डिग्री हमारा काले के लिए बच जाता है। और इनको अपनी सुविधा के अनुसार हम अलग अलग शेड या पैटर्न में कर सकते हैं ताकि ये चार्ट सुंदर लगे। इस प्रकार पाई चार्ट केंद्र पर बने हुए कोणों का अनुपात होता है। अब देखिए, राम के पास एक थैले में 5 काली, 2 हरी, 4 लाल और कुछ नीली गेंदें। नीले की संख्या हमें यहाँ पता नहीं है। यदि कुल गेंदों की संख्या 20 है तो थैले में बिना देखे गेंद निकाली जाती हैं। तो निकाली जाने वाली गेंदों की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, नीली गेंदों की और काली गेंदों की। यहाँ हम हल करते हैं। गेंद काली, हरी, लाल, नीली। संख्या काली 5, हरी 2, लाल 4, नीली। कुल गेंदों की संख्या 20। 20 में से काली, हरी और लाल को जोड़ के घटाते हैं तो नीली गेंदों की संख्या 9। किसी भी गेंद के निकालने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम यानी उस गेंद की संख्या और संभाव्य परिमाण कुल गेंदों की संख्या। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है 9/20, क्योंकि नीली गेंदों की संख्या 9 है और संभाव्य परिणाम यानी कुल गेंदों की संख्या 20 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 9/20। और काली गेंदों की संख्या 5, कुल गेंदों की संख्या 20, 5/20, 1/4 है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को रोक कर समझते हुए इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करें। इन क्वेश्चनों में से परीक्षा में अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इनसे मिलते जुलते प्रश्न बिल्कुल आ सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक यह कार्य करें। धन्यवाद।